हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा होता है बैलेंस शीट्स। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे टेली प्राइम या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जिसमें हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, बाकी सब कुछ काम टेली प्राइम इजीली तरीके से कर लेता है और वहां पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो सर हमें उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से हमारा दिमाग से डल हो जाता है, हम सही तरह से वर्क नहीं कर पाते। अगर आपको कोई यूं बोले कि सर आपको एक मैन्युअल बैलेंस शीट बनानी है, मैन्युअल ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ऐसे बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसका डेटा टेली प्राइम पे नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, आप मैन्युअल बैलेंस शीट्स बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप इजीली कवर कर पाएंगे कि ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है, ये सभी कंफ्यूजन आज इस लेक्चर के अंदर दूर हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है जहां पर फर्स्ट में लिखना है सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अब बात करते हैं कि सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर किया जाता है ये पूरे साल का प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहां पर से 2025-26 की, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उस ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट आपके ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सर मैंने कोई भी गुड्स परचेज किया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो उसका पूरा जो टोटल अमाउंट होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसलिए जब भी हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं वहां पर हम लिख दे फॉर द ईयर। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एज ऑन या फिर एट द ईयर लिखते हैं। एज ऑन या एट द ईयर का मतलब होता है कि ये जो बैलेंस शीट होती है ये साल के एंड की डेट की है, यानी कि एक दिन की बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट्स के अंदर कौन से लेजर्स ट्रांसफर होते हैं? बैलेंस शीट्स में लेजर आते हैं सर जिनके बैलेंसेस हमको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता है। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, इस वजह से प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। तो एक दिन की बैलेंस शीट होती है, जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन के बैलेंसेस आपको वहां पे शो होता है। इस वजह से जब भी हम बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एट द ईयर 2025-26 हम वहां पर लिखते हैं। यह इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो। अब सर हमारे यहाँ पर कुछ ट्रायल बैलेंस दे रखा है और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ लेजर्स है जिनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में जो लेजर है वो है सर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पर्सन उस बिजनेस का ओनर है, अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें जिसमें एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, वो पर्सन अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो एज ए कैपिटल माना जाता है। तो कैपिटल बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में आता है, जो कि आपको यहां पे लिखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा सर आपका कैपिटल। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो एडजस्टमेंट हमको लिखने हैं। इसके बाद जो नेट फिगर आएगा वो हम अमाउंट के कॉलम में टाइप करेंगे। सेकंड है सर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि सर कोई पर्सन है जो एक ऑनर है, वो ऑनर अपने करंट अकाउंट से, बिजनेस का जो करंट अकाउंट होता है उस करंट अकाउंट से कोई पर्सनल एक्सपेंसेस करता है, जैसे बच्चों की फीस पे की, कोई घर पे कोई चीज लेके आए, कुछ भी XYZ, वो कोई पर्सनल एक्सपेंसेस करता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट्स में से हम रिड्यूस करते हैं। तो आपको ये जो ड्राइंग होता है ये कैपिटल अकाउंट्स में यहां पे इस तरह से माइनस किया जाता है। तो यहां पर सर ये अमाउंट आपका 10,000 रुपीज ये हम यहां पे माइनस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब है कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो भी गुड्स हमने परचेज किया हुआ है उस गुड्स को हम सेल्स करते हैं, वो गुड्स अगर हमारे पास में बच जाता है
यानी कि 31 मार्च को हमारे पास में कुछ गुड्स था जो बच गया, अब उस गुड्स को हम कब सेल्स करेंगे सर? नेक्स्ट ईयर सेल्स करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जब हम 1 अप्रैल को जब शॉप ओपन करेंगे उस समय हमारे पास में कितना स्टॉक पड़ा होगा? जिस लास्ट दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस दिन का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां पर आपका सर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो इस ईयर का ओपनिंग हो जाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स की यहां पर आएगा सर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 10,000 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट परचेज। परचेज का मतलब हमने प्रीवियस में डिटेल में समझा था। परचेज का मतलब होता है कि मैं जो भी गुड्स परचेज करता हूं, जिसका मेरा बिजनेस है, अगर वो मैं परचेज करूंगा तो वो परचेज अकाउंट के एंड में आएगा। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर परचेज, और परचेज को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में परचेज रिटर्न का भी कुछ एडजस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं सर, यहां पर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि सर जो गुड्स मैंने परचेज किया था, प्रैक्टिकल अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उसका इनवॉइस जनरेट हो जाता है, उसके जीएसटीआर 1 के अंदर चला जाता है, उसका ईवे बिल बनता है। हम एज इट इज तो उसको समय सर वापस नहीं भेज सकते अगर हमें सेंड करना है तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है? हमको एक परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी होती है। जो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स पे बताऊंगा, लेकिन परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारे परचेज में से रिड्यूस होता है। तो परचेज रिटर्न आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के यहां पर इस तरह से माइनस कर लेते हैं हम। तो यहां पर परचेज रिटर्न आपका कितना है सर? 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज हम माइनस करेंगे तो आपका जो नेट परचेज आएगा वो आएगा सर पूरे साल का 58,000 रुपीज। आप सर ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर स्टॉक का कोई नाम नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ वैल्यू आएगी, फिगर आएगा कि हमने कितना स्टॉक परचेज किया और कितना हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है सर सेल्स। सेल्स आपके क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में आएगा आपके। तो आपको यहां पे लिखना है सर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट्स को भी आपको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके साथ भी आपका कुछ एडजस्टमेंट है। सेल्स 1,20,000। अब यहां पर आपको सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि सर मैंने जो भी गुड सेल्स किया था सामने वाले पार्टी ने रिटर्न कर दिया, सामने वाली पार्टी ने रिटर्न कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। कितना फिगर है सर सेल्स रिटर्न का? 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज हम माइनस करेंगे तो यहां पर फिगर आएगा सर आपका नेट सेल्स आ जाएगा 1,17,000। क्लियर है? चलो आगे का है सर कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड यानी कि फ्रेट चार्जेस। जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं, जो रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स हमारे गोडाउन में आ रहा है, उसके लिए हमें कुछ किराया पे करना पड़ रहा है, भाड़ा पे करना पड़ रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गया सर? एक्सपेंस है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सर कैरीज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट है, और अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं जहां पर हम सिर्फ गुड्स परचेज करके गुड सेल्स करने का काम करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं क्योंकि वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। तो हम ये मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं। तो कैरीज इनवर्ड ये हमने यहां पे लिख दिया। कितना अमाउंट है सर? 2,500 रुपीज। नेक्स्ट है सर आपका वेजेस। वेजेस का मतलब होता है कि फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लोग काम करते हैं, अनस्किल्ड पर्संस जो होते हैं, उनको अगर हम कोई भी अमाउंट पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड वेजेस। वेजेस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो वेजेस हम यहां पर लिखेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि सर वेजेस भी आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6,000 रुपीज। क्लियर है? चल आगे बात करते हैं सर सैलरी। सैलरी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है। हमने प्रीवियस 5 हेड्स में हमने डिटेल में कवर किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, जिसमें एक सैलरी भी था। अगर हम कोई भी इंप्लॉय को अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे सर सैलरी। ये ऊपर का जो पार्ट है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सैलरी है सर आपकी 10,000 रुपीज, तो ये हम यहां पर लिखेंगे सैलरी 10,000। रेंट 12,000 रुपीज है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है जो कि हमने प्रीवियस में देखा था। तो रेंट भी है सर 12,000 रुपीज, तो इसको आप यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है सर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहां पर 2 फैक्टर होते हैं इंश्योरेंस के। एक होता है कि सर अगर ये इंश्योरेंस
पर्सन का पर्सनल इंश्योरेंस है, यानी कि अगर उसके खुद का या उसके फैमिली के किसी मेंबर्स का है तो वो उसके कैपिटल में जाएगा, या फिर अगर ये इंश्योरेंस बिजनेस का इंश्योरेंस है, अगर स्टॉक या फिर कोई फिक्स एसेट है उसका इंश्योरेंस है तो ये जाएगा आपके पीएनएल अकाउंट्स में। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं एज ए इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट है रुपीज सर 3000। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? चलिए, नेक्स्ट है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर प्रिंटिंग, कितना है 1800। क्लियर। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट रिसीव इसका मतलब ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी पर्सन को मुझे 50,000 रुपए का पेमेंट करना था, कोई डेटर्स था मुझे क्रेडिटर्स था मुझे 50,000 रुपीज का पेमेंट करना था। क्रेडिटर से मैंने गुड्स परचेज किया था, 50,000 का पेमेंट करना था, उसने बोला कि एक काम करो सर आप 48,000 रुपीज दे दो, 2,000 के आपको और डिस्काउंट दे देता हूं। तो ये हमारी क्या होगी, 2,000 रुपए हमको कम पे करने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पास में केस बचा, तो ये हमारी इनकम मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम आपकी 1200 है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर डिस्काउंट रिसीव, कितना अमाउंट है 1200, जो कि हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर हो रही है? चलो सर, कमीशन रिसीव, सर मैंने कोई ऐसा कुछ काम किया जिससे मुझे कमीशन मिला, ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं था, मुझे कमीशन मिला, तो कमीशन मेरी क्या हो जाएगी सर इनडायरेक्ट इनकम, तो यहां पर लिखेंगे सर कमीशन रिसीव, ये भी मेरी क्या है सर इनकम है, इसलिए 2500 रुपीज मेरी क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां तक के लेजर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जहां पर आपको दिख रहा है डेटर्स। डेटर्स जिनसे मैंने गुड्स सेल्स, जिनको मैंने गुड सेल्स किया था 31 मार्च 2026 को, कुछ पेमेंट बाकी रहा था, क्रेडिट पे मैंने गुड सेल्स किया था, यानी कि आज सेल्स करो, गुड्स ले जाओ, बाद में पेमेंट करना। तो 25,000 रुपए के ऐसे डेटर्स है जिनसे मैं पैसे मांग रहा हूं, तो ये मेरी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के डेबिट साइड में आएगी, और बैलेंस शीट के डेबिट साइड में हम यहां पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखेंगे सर? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है 25,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब कि जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया था, अब मुझे उनको पेमेंट देना है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाती है सर लाइबिलिटीज। ये सब हमने कहा सीखा था 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में। आई होप कि वो लेक्चर्स आपको क्लियर हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप इस साइड में लिखेंगे, कितना अमाउंट है सर 20,000। क्लियर? नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड सर हमारी एसेट है, तो यहां आप लिखेंगे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है 5,000 रुपीज, तो आप 5,000 रुपीज यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है सर बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी सर आपका कहां पे आएगा बैलेंस शीट में, तो बैंक अकाउंट का लेजर्स आपका होगा सर 15,000, तो आप यहां पे लिखेंगे 15,000। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए, अब आगे आता है सर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर सर हमारे लिए एक एसेट है जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं। हमने देखा था अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और अगर हम कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हो जिसका हम यूज करेंगे मोर देन 1 ईयर, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा फिक्स एसेट। तो यहां पर आपको लिखना है सर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स में आपका पहला बनेगा सर फर्नीचर। अभी हम यहां पर डेप्रिसिएशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की बात मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के पार्ट में मैं आपको कवर करवाऊंगा कि कितने टाइप्स के बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, WDV मेथड, SLM मेथड्स, ये सब कैसे चार्ज होते हैं, वो सब कुछ आपके आने वाले लेक्चर्स में होगा। तो फर्नीचर है सर 58,000 का। कंप्यूटर जिसको हमने परचेज किया था वो भी हमारे लिए एसेट है, तो ये भी आपका बन जाएगा सर 40,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट है सर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी सर आपकी एक एसेट है, ये भी आपके बन जाएगा सर 60,000 रुपीज।
आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा रेंट जो मुझे पे करना है। ये सब कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका प्रोविजंस क्रिएट करना होता है, ये हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के पार्ट में कवर करेंगे। तो यहां पर अभी हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए सर एक लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट सर आपका आता है 2000 रुपीज, ये आपकी एक लाइबिलिटीज है। प्रीपेड इंश्योरेंस सर क्या होता है, ये हम आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के चैप्टर्स में डिटेल में कवर करवाएंगे, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा एसेट होता है, अगले साल का हमने इंश्योरेंस प्रीपे कर दिया। तो ये है सर आपके लिए 500 रुपीज डेबिट बैलेंस एसेट है। एक्रूड कमीशन इनकम सर हमारी एक्रू होगी, लेकिन अभी तक हमको मिली नहीं है, तो ये है सर हमारा एक्रूड कमीशन, वो हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सब पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे सर, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा। तो एक्रूड कमीशन कितना है सर 1000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आता है। बीओआई बैंक लोन, बीओआई का बैंक लोन है सर, हम यहां पे लिख लेंगे बीआई लोन, ये आता है सर आपके सिक्योर्ड लोन के अंदर, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे सिक्योर्ड लोन, और इसका जो अमाउंट है वो है सर 35,100। और लास्ट में आपको दे रखा है सर क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा, उसका सिर्फ एडजस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में होगा, आपके पीएनएल में नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली दे रखा है तो वो आपके क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स और बैलेंस शीट्स दोनों में इसका इफेक्ट जाएगा। तो यहां पर सर हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा है, इसको आपको सेपरेटली दे रखा है, इसलिए हम इसका दोनों में इफेक्ट करेंगे। पहला इफेक्ट जाएगा सर आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 28,000, और बैलेंस शीट्स में यहां पर आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो हमारी क्या है सर एसेट। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो अब क्या करना है सर, हमने सभी जो लेजर्स थे हमारे सभी लेजर्स का हमने अप्रोप्रिएट हेड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जहां पर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स तीनों में हमने वहां पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स को क्लोज करने की, यानी कि सबसे पहले क्लोज होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे क्लोज होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे क्लोज होगा, यहां पर आपको ऐड करना होगा। सबसे पहले हम इस साइड का अमाउंट ऐड करेंगे 1,17,000। चलिए तो 1,17,117 प्लस 28,000, तो ये आता है सर आपका 1,45,000। हम यहां पर टोटल लिखेंगे 1,45,000। यहां पर भी आपका टोटल 1,45,000 आएगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको प्रीवियस ट्रेडिंग अकाउंट्स जब प्रिपेयर करना सिखाया था उस समय मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है और हम ट्रेडिंग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो 58,000, 2,500 प्लस 6,000 माइनस 145,000, तो यह आता है सर 68,500। क्लियर? तो 10,000 प्लस 58,000 प्लस 2,500 प्लस 6,000, तो टोटल आता है 76,500 माइनस 145,685,000। 685,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे पीएनएल के क्रेडिट साइड्स में ट्रांसफर होता है, तो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? तो 68,500 रुपीज अमाउंट आपके यहां पे आ जाएगा। अब क्या होगा सर, इन तीनों पार्ट को हम यहां पर ऐड करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम हमारी जितनी भी होगी तो कितनी होगी सर 68,500 प्लस 1,200 प्लस 2,500, तो ये फिगर आएगा सर आपका 7,2,200। तो इधर भी आपका इतना ही आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर 10,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800, तो ये आता है सर 26,800 माइनस 7,2,200, तो ये आता है सर आपका 45,400। 45,400 आपका क्या आ जाता है सर नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा आपका
नेट प्रॉफिट को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर, क्योंकि ये बिजनेस के ओनर का प्रॉफिट होता है, इसलिए हम यहां पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है, 45,000 40,400 प्लस होगा सर। क्लियर। तो यहां पर बैलेंस कितना बन जाएगा, 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 45400, तो यह आता है सर 185,400। कुछ भी गड़बड़ है क्या, 117, एक बार देख लेंगे बाद में, अगर मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। चलिए अब बैलेंस शीट्स को क्लोज करते हैं सर। तो यहां पर आपका 58,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, तो ये आता है सर 1,58,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 2,800 या 28,000, तो यह आता है सर 232,500। अगर इधर साइड का ऐड करते हैं 185,400 प्लस 35,100 प्लस 20,000 प्लस 2,000, 242,500। अब 10,000 रुपीज का डिफरेंस यहां पर कहीं ना कहीं तो है, 35,400 का कहीं ना कहीं यहां पे डिफरेंस सही है। सैलरी 10,000, 12,000, 3,000 और 1,800, 1,20,000 माइनस 3,000, 60,000 माइनस 2,000, 68,500, ये वाला लोग समझ में नहीं आया। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो 10,000 का डिफरेंस होना चाहिए। 1,17,000 इक्वल 45,000 माइनस 10,000 माइनस 58,000 माइनस 2,500 और माइनस 6,000, 68,500 प्लस 1,200 प्लस 2,500, 72,200 माइनस 10,000, 12,000, 3,000, 45,400। 45,400 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो 45,400 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 35,100, 20,000 और 2,000, 2,42,500। और इधर साइड कितना है, 1,58,000, 25,000, 5,000, 15,000, 500, 1,000, 10,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ये फिगर कहीं ना कहीं लिखने में शायद मिस्टेक हुई है, या फिर ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कि गड़बड़ है। ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पर दे रखा है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शायद उसी का इश्यूज है। ये जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर जो दे रखा है शायद इसका इश्यूज है, स्टॉक के रिलेटेड शायद ये डिफरेंसेस आ रहा है इसमें। क्लियर। तो आज के लेक्चर्स में हमने पार्ट में कवर किया कि सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो यही फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का। आई होप कि इस लेक्चर्स के अंदर आपकी जो भी डाउट्स थे कि कौन सा लेजर्स कौन से हेड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा, पीएनएल के अंदर क्या आएगा या बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा, वो सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर किया।
तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। ये हमारे बेसिक अकाउंट्स का लेक्चर था जिसके अंदर हमने आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सिखाया था। इसके बाद के लेक्चर्स में आएगा बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है, इसके बाद टैली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पेरोल, MIS रिपोर्ट या फिर CMA डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह से टोटल 9th मॉड्यूल है। तो आज इस कोर्स के बारे में आप चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।